तो जैसे मतलब कोई इंजीनियर है, कोई एमबी है, तो वो किस में आएगा? जिस बंदे की इंग्लिश ज़्यादा है या जिसकी सैलरी ज़्यादा है। बात करते हैं पीआर पॉइंट कैलकुलेटर के बारे में कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे। काफ़ी लोगों के आइल्स में नहीं आते, पीटी में आते हैं। इंग्लिश आपको कितनी चाहिए होती है, अगर आपका पार्टनर है नहीं है तो क्या कितने पॉइंट्स होते हैं? वेरी गुड मॉर्निंग, हाँ क्या चैनल तुषार जब है मिस्टर गगनदीप सिंह, कैसे भाजी? बढ़िया बढ़िया। आज भाई हम लोग आगे बहुत टाइम बाद ठीक है यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि पीआर के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं हमेशा से। एंड पीआर होती क्या है, कैसे मिलती है, ठीक है, कौन कौन से वीज़ाज होते हैं पीआर में, काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, मेरे को भी थी। 491, 198, 189 या 190, ठीक है, और वो भी तो होती 482, वो सारी एम्प्लॉयर साइड चलेगी ना। हाँ वो भी होती है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी सारे इसके अंदर चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आप लोग भले ही इंडिया में बैठे हो या फिर आप अभी अभी ऑस्ट्रेलिया आए हो या फिर आपकी डिग्री हो रही है, चल रही है, आप लोग प्लान कर रहे हो आगे कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने पीआर पॉइंट्स कैलकुलेटर को नीचे लिंक कर दिया डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसको हम लोग समझाते हैं अच्छे से कि पीआर कैसे कैलकुलेट होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर होने वाली है। अगर आप लोग नया चैनल पर नहीं चला, सब्सक्राइब बटन है, जाकर लोग दबा सकते हो। होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशंस का इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर आप लोग फॉलो कर सकते हो, यहाँ पर मेरा भी है, ठीक है। कोई भी क्वेरी आप लोग रीच आउट कर सकते हो। और गगन भाई बताओ, चलो वो क्या होती है 491, 190 और 189? आज हम बात कर रहे हैं स्किल्ड माइग्रेशन की। स्किल्ड माइग्रेशन में जो जनरल कैटेगरीज होती हैं वो 491, 190 और 189 होती हैं। हाँ, तो ये मेन 3 कैटेगरीज हैं, जिसके अंदर से जो शॉर्ट टर्म लिस्ट वाले हैं वो सिर्फ 491 और 190 के लिए एलिजिबल हैं। वो क्या होता है शॉर्ट टर्म, क्या होता है? शॉर्ट जो ऑक्यूपेशन लिस्ट होती है, 2 ऑक्यूपेशन लिस्ट तो इन्होंने काफ़ी सारी कर दी अब, पर जो 2 मेन चलती हैं उनमें से एक शॉर्ट टर्म चलती है और एक मीडियम और लॉन्ग टर्म चलती है। तो जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म है वो तो तीनों के लिए एलिजिबल है। तो जैसे मतलब कोई इंजीनियर है, कोई एमबी है, तो वो किस में आएगा? एमबीए के आगे ऑक्यूपेशन बड़ी सारी हैं, वो तो एजुकेशन हो गई। ऑक्यूपेशन के हिसाब से मोस्टली एमबीए की ऑक्यूपेशन शॉर्ट टर्म में आती हैं, और अकाउंटिंग कुछ एक को छोड़कर अकाउंटिंग लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म में आती है। इंजीनियर सारे मोस्ट ऑफ देम लॉन्ग टर्म और मीडियम में आते हैं, और ट्रेड कई ट्रेड्स शॉर्ट टर्म में आते हैं, शॉर्ट टर्म में आते हैं। यस। और इसको इजी तरीके से समझाया तो जैसे 491 हो गया कि रीजनल में रहना है, वो बस है। ऐसा होता है कि जो 189 है वो नेशनल है, उसके लिए आपको सिर्फ ईओआई डालनी है। अब इसका प्रोसेस सारी स्किल्ड माइग्रेशन का सेम है। पहले आपको अपने इसके लिए असेसमेंट करानी है, 6 ईच लेना है। जब आप एलिजिबल हो गए और आपके पॉइंट्स बन रहे हैं तो फिर आप ईओआई लॉन्च करते हो। और 189 नेशनल है। अगर आपने ईओआई करी तो आपको डिपार्टमेंट पिक करेगा वीज़ा लॉन्च करने के लिए, ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी। ईओआई का मतलब है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, कि आपको नेशनली डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स पिक करेगा। अगर आपके पॉइंट्स हाई होंगे तो फिर आप वीज़ा लॉन्च करोगे, उसके बाद आपका वीज़ा आएगा। अगर हम बात करें 190 और 491 की, ये है स्टेट स्पेसिफिक। तो इसका मतलब जैसे अगर आप विक्टोरिया में रह रहे हो, आपने विक्टोरिया की नॉमिनेशन डाली हुई है, तो 190 के अंदर आपको वो मेट्रो में और रीजनल कहीं पर भी रह सकते हो। पर 491 के अंदर आपकी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपको 3 साल रीजनल में रहना और काम करना ज़रूरी है। हाँ, और अगर कोई स्टार्ट ही वहीं से कर रहा है, कि कोई मान लो आ गए ऑस्ट्रेलिया में, कोई एडिलेड आया नया, हाँ स्टार्ट का, वैसे तो ये वाली सारी इमिग्रेशन की जो हम बात करें, ये बंदा ऑफशोर से भी कर सकता है। आपको ऑस्ट्रेलिया में होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोग इंडिया से स्किल असेसमेंट करा के 6 ईच लेके पॉइंट्स हाई करके इंग्लिश वगैरह इंप्रूव करके वो वहीं से डाल देते हैं। पर अगर बंदा यहाँ पर है और बाई चांस किसी ने अपनी पढ़ाई रीजनल में ही करी है, जैसे जीलोंग से करी है, एडिलेड से करी है, एनटी से करी है, तो वो वाले सारे बंदे तो यहीं से अपने, हाँ अगर वो चाहें, उनको वही स्टेट पसंद है और वहीं पे रहना चाहें, तो वो 491 भी डाल सकते हैं। पर वो बंदे 190 भी डाल सकते हैं। 491 में आपको पहले 3 साल रहना है, काम दिखाना है, फिर दोबारा पीआर डालनी है। तो चाहे आप रीजनल में भी रह रहे हो, पर अगर आपके पॉइंट्स हाई हैं तो फिर 190 डाल दो। 190 और 189 दोनों डाल दो, जो पहले आ गई वैसे कर लो। समझ गए ना मोटा मोटा। जैसे आप लोगों की पढ़ाई खत्म होती है और यू आर इन इंडिया इटसेल्फ, देन यू कैन अप्लाई फॉर योर परमानेंट रेजिडेंसी हियर इन ऑस्ट्रेलिया। अब हम लोग बात करते हैं पीआर पॉइंट कैलकुलेटर। 491 परमानेंट नहीं आती, 491 टेम्परेरी में आती है। वो टेम्परेरी लीडिंग परमानेंट है, 190 और 189 परमानेंट है। ओके, तो टेम्परेरी में क्या है उसका? एवरी 5 3 साल नहीं, 3 साल आपको रीजनल में रहना और काम करना है ना, तब वो पीआर में कन्वर्ट होता है। तो पीआर डालनी पड़ती है, 191 डालनी पड़ती है उसके लिए। तो बेसिकली 191 49 का नेक्स्ट स्टेप है, और 190 और 189 स्टेट है। तो जब हम ईओआई डालते हैं ना, तो 190 और 189 के अंदर काफी लोग सेम ही टिक कर देते हैं, क्योंकि दोनों पीआर हैं। कोई सी भी पहले आ गई, डजंट रियली मैटर। बस ये है कि अगर आप किसी स्टेट स्पेसिफिक कर रहे हो, जैसे 190 आपने विक्टोरिया की डाली या एनएसडब्ल्यू की डाली, तो आपको स्टेट में 2 साल रहने की ऑब्लिगेशन होती है। बस रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो, पर ऑब्लिगेशन है, क्योंकि आपने साइन करा हुआ है डॉक्यूमेंट की हम आ रहेंगे। बस स्किल होना चाहिए आपका लिस्ट में। हाँ, तो एसओएल की भी लिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हो। वो होती है ना अवेलेबल पब्लिक को?
हाँ, आजकल तो SOL नहीं बोलते, हाँ। क्योंकि शॉर्ट टर्म को अलग, मीडियम टर्म को अलग बोलते हैं, ऑक्यूपेशन स्किल ऑक्यूपेशनलिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, सारे चेक कर सकते हो कौन कौन सा कैसा। अब हम लोग बात करते हैं पीयर पॉइंट कैलकुलेटर के बारे में कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए तो कितने पॉइंट्स मिलेंगे। मोटा मोटा बहुत जेनरिक से बात करेंगे, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप लोगों को समझ आ जाएगा। पहले Age ना कितनी मुझे है? लगता है हमने इनको वो बताना रह गया हमारा कि EOI तो डाल दी, हाँ। पर स्टेट के लिए काफी स्टेट्स अपनी ROI भी मांगती हैं, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। उसका क्या मतलब होता है, स्टेट्स ना अपने क्राइटेरिया निकाल देती हैं और वो हमारे ऊपर छोड़ती हैं कि हम क्राइटेरिया से मैच करें कि हम मीट करते हैं। अगर मीट करते हैं तो बोलते हैं कि हम अलग से एक्सप्रेशन रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालें कि भी हम मीट करते हैं, हमारी EOI पिक कर लो। फिर वो आपके उसके हिसाब से, आपके पॉइंट्स के हिसाब से और उनके अपने क्राइटेरिया हैं उसके हिसाब से पिक करते हैं। लग कॉम्प्लेक्स रहा है बट है नहीं इतना। पर मैंने हम जो हमारे कई लोगों से सुना है, ये कभी कहीं पर एडवर्टाइज नहीं करते वो, पर ये सुना हुआ है जिस बंदे की इंग्लिश ज़्यादा है या जिसकी सैलरी ज़्यादा है, ये दो चीज़ों को काफ़ी पिक कर रहे हैं आजकल, हाई इंग्लिश और हाई सैलरी। क्योंकि टिस्मेट इन्होंने पीछे 53,900 से बढ़ाकर इन्होंने कर दी थी ना 75 क्या 73 कुछ की, तो अब जो टिस्मेट से ऊपर सैलरी है उसको पिक हो रहा है और इंग्लिश ज़्यादा पिक हो रहा है। अभी हम लोग बताते हैं कि पॉइंट्स किस में ज़्यादा होते हैं कि मान लो आप 18 साल के हो, आप ऑस्ट्रेलिया है, या फिर आप 18 से 25 के बीच में हो, मतलब समझिए ना, तो 25 से 33 हो, ऐसे एज में किस में सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। इंग्लिश आपको कितनी चाहिए होती है, अगर आपका पार्टनर है नहीं है तो क्या कितने पॉइंट्स होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट होते हैं एज वाले फैक्टर्स, तो उसमें क्या होता है। अब ऐसा है, अगर हम पॉइंट्स के बारे में शुरू कर रहे हैं तो शुरू यहीं से करते हैं कि 189 के लिए 65 पॉइंट्स, हाँ 190 के लिए भी 65 पॉइंट चाहिए, पर उसमें 5 पॉइंट स्टेट दे देती है। तो अगर आपके खुद के 60 हैं, 5 स्टेट के मिला के 65 और 491 के लिए अगेन 15 स्टेट दे देती है, तो 50 आपके खुद के हैं, 15 स्टेट से लेके 65। हाँ। सो 65 बेयर मिनिमम है। पर क्या 65 पे इनवाइट आता है? नहीं, नॉट रियली फॉर ऑल द ऑक्यूपेशंस। पीछे पेंटर्स का आया, कारपेंटर्स का आया, यस, पर सब ऑक्यूपेशंस का नहीं आता, इसलिए जितनी इंक्रीज कर सको वो करो। और अगेन अगर हम शुरू करें जैसे तुमने बोला एज से, तो ऑफ कोर्स एज जैसे 18 से ऑलमोस्ट जितने भी पॉइंट्स हैं ना, काफ़ी सारी जगहों पे एक स्पेसिफिक चीज़ की स्लैब्स बनाई हुई हैं। हाँ। उसमें क्या है, आपको स्लैब में से अपना पिक करना है कि आपके कितने पॉइंट्स होते हैं। अब जैसे एज की स्लैब है, 18 से 25 की एक स्लैब है जिसमें 25 पॉइंट मिलते हैं। 25 से 33 एक और स्लैब है जिसमें पॉइंट्स बढ़ जाते हैं 5, 30 पॉइंट्स, तो 25 की जगह 30 हो जाते हैं। और उसके बाद फिर 33 के बाद फिर ड्रॉप हो जाते हैं, 33 से 40 तक फिर ड्रॉप होके फिर 25 रह जाते हैं, और उसके बाद फिर और ड्रॉप हो जाते हैं। तो आप अपनी स्लैब के हिसाब से ये आप पॉइंट्स कैलकुलेट करके अपनी नॉलेज के लिए रख सकते हो कि हमारे इतने पॉइंट हो रहे हैं, हम डाल दें। पर जब आप एक्चुअल में फाइल लॉन्च करने लगते हो ना, तो ये सब कुछ ऑटोमेटिकली चलता है। आप अपनी एज डालोगे, वो आपकी एज के पॉइंट्स कैलकुलेट कर लेगी। हाँ। आपकी एज बर्थडे निकल गया और आपने क्रॉस कर दिया, तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस या इंक्रीज कर देगी पॉइंट्स। हाँ, अपने आप होता है। तो कॉम्प्लेक्स लगता है, पर हमारी नॉलेज के लिए कई बार हमारे को श्योर नहीं होता हमारे कितने पॉइंट्स हैं। हाँ। जब हम करते जाते हैं तो वो धीरे धीरे खुद ही पिक करता जाता है कि क्या है। उसके बाद आता है एज के बाद इंग्लिश, सुपीरियर, कॉम्पिटेंट, या फिर बिल्कुल ही जीरो। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब एज आप इंक्रीज नहीं कर सकते, पर एज के आप सिर्फ ये कर सकते हो अगर आपको पता है कि आप अगले महीने 25 के हो रहे हो, तो आपको होता है चल मेरी एज बढ़ जाएगी, मेरे पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। अगर आप 33 से ऊपर जा रहे हो तो आपको लगता है कि चलो भी अब मैं जल्दी कर लूँ ताकि इससे पहले कि मेरी एज के पॉइंट्स कम हो जाए। तो ये आपकी नॉलेज के लिए, उसको आप कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ फास्ट या स्लो कर सकते हो। पर इंग्लिश में क्या है, आप इंग्लिश के पॉइंट्स इंक्रीज कर सकते हो पढ़ाई करके। अब काफ़ी लोगों के आइल्स में नहीं आते, पीटी में आते हैं, तो स्विच करके अपना एग्जाम, ये सारे ट्रिक्स तो क्या है, मतलब बेसिकली चीज़ें स्विच करके आप कर सकते हो। कोई लोगों को लगता है कि जी ऑस्ट्रेलिया में देते हैं तो कम आते हैं, इंडिया में देते हैं, कुछ और इलाकों में देते हैं तो ज़्यादा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें लोग करके इंक्रीज कर सकते हैं पॉइंट्स को। अगर आप लोगों की सुपीरियर इंग्लिश है, मतलब 80 तो 20 पॉइंट्स हो गए। आपकी कॉम्पिटेंट इंग्लिश है और प्रोफिशिएंट होती है ना, कॉम्पिटेंट, प्रोफिशिएंट और सुपीरियर। हाँ, तो वो सेकंड वाली कौन सी होती है, 10 पॉइंट वाली? कॉम्पिटेंट नहीं, कॉम्पिटेंट 6 ईच होती है। अच्छा ठीक। कॉम्पिटेंट 6 ईच के बिना डाल ही नहीं सकते। और 6 ईच आते हैं तो 0 पॉइंट मिलता है। 0 पॉइंट मिलता है। हाँ, तो ऐसे तो 7 के बाद पॉइंट मिलने शुरू होते हैं। हाँ, तो प्रोफिशिएंट 7, उस पे पॉइंट मिलते हैं 10, और सुपीरियर 8+, तो उस पे मिलते हैं 20। हाँ। अगला आता है पीटी हो गया, ठीक है, और आपकी एज हो गई। अगला आता है कि आपने मास्टर्स डिग्री ऑस्ट्रेलिया से करी है कि नहीं। अगेन स्लैब है पीएचडी और मास्टर बाय रिसर्च के 20 पॉइंट है। अगर हम दूसरी स्लैब पे चले जाएं, बैचलर्स, मास्टर्स, इन सब के सेम पॉइंट्स हैं, तो इनके 15 पॉइंट हैं। और अगर हम डिप्लोमा हो गया, ट्रेड क्वालिफिकेशन होगी, इन सब के 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट, हाँ। तो अगेन ये हमारी इस चीज़ की स्लैब है। तो ये 2 साल की स्टडी का अलग है। तो मान लो अगर आपने क्रेडिट लेके कुछ करके जल्दी खत्म कर ली 2 साल से, तो आपको, अगर मान लो आपने डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया 1 साल के अंदर, तो आपको डिप्लोमा के पॉइंट्स तो मिलेंगे।
पर 2 साल स्टडी के पॉइंट नहीं मिलेंगे, वो अलग है। ओके हाँ 2 साल की स्टडी के 5 पॉइंट्स हैं। अच्छा ओके हाँ वो एक्स्ट्रा 2 साल रीजनल की स्टडी के 5 और एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा हाँ तो बेसिकली पहले तो डिप्लोमा, डिग्री या मास्टर्स, पीएचडी के पॉइंट्स हैं, उनके हिसाब से हम पिक करते हैं। उसके बाद अगर वो स्टडी हमने 2 साल में कंप्लीट करी और ऑस्ट्रेलिया के अंदर करी है तो 5 पॉइंट और ऐड है। अगर वो स्टडी हमने रीजनल में जाके करी है तो और सारी की सारी स्टडी रीजनल में करी है तो 5 पॉइंट उसकी एक्स्ट्रा है। 5 मिनट एक्स्ट्रा है। और इन सब में मेन बात ध्यान देने वाली बात है कि अगर आपने मान लो एज अ पेंटर डाल रहे हो पर आपने बैचलर्स करी है इंडिया से, बीए कर रखी है, तो आपको पॉइंट मिलेंगे। इसमें रेलिवेंसी का नहीं चक्कर। और आपने 2 साल की स्टडी एमबीए करी है ऑस्ट्रेलिया में रहकर रीजनल में, तो आपको एमबीए के भी 15 पॉइंट मिलेंगे, 5 पॉइंट 2 साल की स्टडी के मिलेंगे, 5 रीजनल के मिलेंगे। और आपने ऑक्यूपेशन पेंटर डाली हुई है तो ऑक्यूपेशन और ये चीजें आपस में आप मिक्स मैच कर सकते हो। इसमें जरूरी नहीं है कि रिलेटेड होनी चाहिए, रिलेटेड की जरूरत नहीं है। तो ये तो सही चीज है। और अगला होता है प्रोफेशनल ईयर किया है कि नहीं 5 पॉइंट। 5 पॉइंट अगेन प्रोफेशनल के 5 पॉइंट मिलते हैं। अगला होता है नाटी, पर प्रोफेशनल हर ऑक्यूपेशन में नहीं है ना, जो ऑक्यूपेशन में उन्हीं को मिलेंगे। जैसे तो ये थोड़ी IT biased हो गया है। और वो सब हो गया। आईटी के मिलते हैं, इंजीनियरिंग के मिलते हैं, अकाउंटिंग के हैं। और आता है फिर नाटी। नाटी का अगेन उसमें क्या है कि अगर आपकी लैंग्वेज लिस्ट में है तो आप नाटी का एग्जाम दे सकते हो। नाटी का एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको 5 पॉइंट मिलते हैं। और अगला होता है पार्टनर, कि अगर आप सिंगल हो या फिर पार्टनर के साथ हो, डिफैक्टो रिलेशनशिप में हो। उसमें क्या है, अगर आपका पार्टनर ऑस्ट्रेलियन पीआर या सिटीजन है तब भी 10 पॉइंट। अगर आप सिंगल हो तब भी 10 पॉइंट। अगर आपके पार्टनर के पास 6 ईच है प्लस आपके पार्टनर की स्किल असेसमेंट है आप ही की उसी के अंदर, अगर आप शॉर्ट टर्म है तो वो शॉर्ट टर्म, अगर आप लॉन्ग और मीडियम है तो वो लॉन्ग मीडियम, तो 10 पॉइंट। तो 3 केसेस में 10 पॉइंट मिलते हैं। अगर पार्टनर स्किल असेसमेंट 6 ईच 10, पार्टनर पीआर सिटीजन तब 10, सिंगल तब 10। सिंगल तब 10। और अगर पार्टनर की सिर्फ 6 ईच है तो 5, और अगर आपके पार्टनर के पास ना 6 ईच है ना स्किल असेसमेंट है तो 0। पर अगर स्किल असेसमेंट है 6 ईच नहीं है तब भी 0। समझदार होना चाहिए मतलब पार्टनर। अंग्रेज होना चाहिए, इंग्लिश बोलता होना चाहिए। बेटर तो वही, खैर वो तो जितने पॉइंट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से ही है। और 2 चीजें और होती है कि वर्क एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया और ओवरसीज। अगेन अब क्या है कि जो तो ओवरसीज है उसकी स्लैब ही 3 साल से शुरू होती है, तो ओवरसीज का आपका जो एक्सपीरियंस है 3 साल से कम नहीं काउंट होता। तो 3, 5, 8 ये 3 स्लैब्स हैं। और जो ऑनशोर है उनके अगेन 1 साल से शुरू होता है, 1, 3, 5, 8। तो कई बार हमारे पास क्लाइंट आते हैं जिन्होंने ओवरसीज एक्सपीरियंस किया हुआ है। अगर मान लो उन्होंने वहाँ पे 3 साल कर लिया तो उन्होंने 3 साल के पॉइंट क्लेम कर लिए, फिर यहाँ पर आके 1 साल और कर लिया तो 3 साल उधर के पॉइंट्स क्लेम करेंगे और 1 साल के यहाँ पर पॉइंट्स क्लेम करेंगे। अगर आप लोगों का ओवरसीज में एक्सपीरियंस लेस देन 3 है तो 0 पॉइंट्स, 3 से ज्यादा 5 तक है तो 5 पॉइंट्स, और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ज्यादा पॉइंट्स बढ़ते रहते हैं। सोचो वहाँ पर 3 साल में 5 और यहाँ पे 1 साल में 5, ये फर्क है। मान लो अगर आप लोग इजी तरीके से समझाए तो अगर आप लोग मान लो आईटी में जॉब कर रहे हो इंडिया में 3 साल से कॉर्पोरेट में, आप लोग वो प्रूफ कर सकते हो कि मैं वहाँ पक्की जॉब कर रहा था, ऑफर लेटर है, पे स्लिप्स है ना, वो सब दिखाना नहीं। तो मेरे को भी आगे थोड़ा थोड़ा ठीक है, टैक्स रिटर्न, ऑफर लेटर है, पे स्लिप्स है, टैक्स रिटर्न है, तो वो 3 साल के अगर आप प्रूफ कर दोगे तो 5 पॉइंट्स उसके मिल जाएंगे। डायरेक्ट यहाँ पे पीआर डाल सकते हो, जैसे मेरे कजन ने डाली थी, अमित भाई ने, जिनकी रिसेंटली आई थी, कुछ वीडियोस पहले आपने देखा ही होगा। और अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया से पीएचडी कर रहे हो देन यू गेट एक्स्ट्रा पॉइंट्स एज वेल। कितने पॉइंट होते हैं वो? नहीं ऑस्ट्रेलिया से नहीं, एक तो पीएचडी के वैसे ही पॉइंट्स होते हैं 20 पॉइंट्स प्लस 10 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर आपने जैसे आईटी के अंदर या साइंसेज के अंदर वो लिस्ट उन्होंने दी है, अगर उसके अंदर पीएचडी या मास्टर रिसर्च कर रखा है तो उसके अंदर 10 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये था वही कैलकुलेटर। और आप लोग लिस्ट में मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा कि रिसेंटली 189 के अंदर इन्विटेशंस में कौन सी फील्ड को कितने पॉइंट्स में मिली है, तो यू कैन प्री-अज्यूम। और पुरानी लिस्ट भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, कि आगे फोरकास्ट कर सकते हो, फ्यूचर पॉसिबल है तो। बाकी तो हर बारी डिमांड सप्लाई ऑस्ट्रेलिया में अलग अलग होती रहती है, कभी कोई फील्ड पॉपुलर होती है, कभी कोई सी फील्ड होती है। तो थैंक यू सो मच गगन भाजी वीडियो के लिए, एंड बाकी सारी डिटेल में काफ़ी सारी हमने बात करी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को माइग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, ठीक है, नीचे होलिस्टिक माइग्रेशन सॉल्यूशन का मैंने वो डाला हुआ है फॉर्म, जाके आप लोग फिल आउट कर सकते हो। एंड पूरी इन्फॉर्मेशन डालना अपना रिज्यूम में। फॉर्म को अगर आप लोग भर दोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटेड जनरेटेड मेल आएगी, उसके नीचे आप अपना रिज्यूम में मेल कर दो ताकि ईजी हो जाए टीम को हैंडल करना आप लोगों की फाइल। नहीं तो कुछ कुछ होता है कि बोलते रहेंगे कि नहीं हो रहा, नहीं कर रहे हैं ना, हमारा तो हुआ ही नहीं भाई, रिप्लाई नहीं कर रहे। तो ऑटोमेटेड मेल के नीचे आप लोग अगर अपनी रिज्यूमे डाल दोगे तो विल मेक थिंग्स इजी। तो थैंक यू सो मच गगन भाजी, विल डेफिनेटली सी यू अगेन। अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लव मेलबर्न।